हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बढ़िया हो। तो आज का क्लास हमारा होने वाला है केमिस्ट्री का। और इस क्लास में हम लोग वन शॉट में पूरा केमिस्ट्री को ख़त्म करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी केमिस्ट्री पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चाहे आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम के कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम के कर रहे हो, इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस वन शॉट के वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। और आप लोगों को पूरा अच्छे तरह से समझाने वाला हूँ कि कैसे होगा और क्या होगा, ठीक है। और बस ये वीडियो आप लोगों का 20 से 30 मिनट के अंदर मैं पूरा आप लोगों का थ्योरी क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आप लोग जाना और सेट मारना, कितना नंबर आएगा बताना आप लोग, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देख लो, सबसे पहला पदार्थ चैप्टर को हम लोग कर लेते हैं। पदार्थ क्या होगा, जिसमें द्रव्यमान होगा वो पदार्थ है, ठीक है। जो भी चीज़ है हमारा वो तो पदार्थ ही है ना। तो द्रव्यमान होगा वो पदार्थ होगा। आप लोग हवा को भी ले सकते हो एग्जाम्पल में। बहुत लोगों को लगता है कि हवा यार पदार्थ नहीं होगा, लेकिन हवा भी पदार्थ ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में होगा, वो ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। घनत्व सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। किसका निश्चित आकार होगा, तो आपका ये ठोस का होगा। मान लो ठोस है, कोई बर्फ का सिल्ली है, तो उसका निश्चित आकार तो होगा ही ना। और बात करें कि किसका अनिश्चित आकार होगा, वो द्रव और गैस का होगा। क्योंकि पानी है तो उसका तो कोई आकार है नहीं, और गैस का कोई आकार तो होगा नहीं। चलिए, और पदार्थ का थोड़ा-सा अवस्था देख लेते हैं। पहले में हम लोग 3 अवस्था को देख लेते हैं, इसके मेन 3 अवस्था को, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बिहार दरोगा में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करें तो सबसे पहले देखो, ठोस है, उसे द्रव में बदला जाए तो क्या होगा? अब मान लो कि कोई बर्फ़ का सिल्ली है, ठीक है? बर्फ़ है, अगर उसको अगर पानी में बदल दिया जाए, मान लो कि वो टूट कर पानी बन गई, तो उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे पिघलना, ठीक है? और बात करिए जो द्रव है, द्रव अगर गैस में बदल जाए तो उसे क्या कहोगे? अब मान लो कि कोई आपका कोई बर्तन है आपका, ठीक है? बर्तन में आप लोग पानी को डालते हो और उससे मतलब आप लोग तपाते हो, ठीक है? आग पर आप उसे तपाओ, तो देखोगे कि उसमें से थोड़ा-सा गैस निकलना का स्टार्ट कर देगा। मतलब देखोगे तो गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि अगर द्रव है, अगर गैस में बदला जाए तो उसे कहेंगे वाष्पीकरण। अब मान लो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि ठोस को द्रव अवस्था में बदले तो क्या होगा, पिघलना हो जाएगा। और द्रव को अगर गैस अवस्था में बदले तो वो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें कि गैस है और गैस को सीधे ठोस में बदल दिया जाए तो उसे क्या कहोगे? मान लो कि कोई गैस उड़ रहा है, ठीक है? हवा की तरह उड़ रहा है, अगर उसे डायरेक्ट आप लोग कोई आकार दे देते हो, ठोस में बदल देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा निक्षेपण हो जाएगा, ठीक है? अब ये तो हो गया, अब इसको पढ़ लीजिए आप लोग थोड़ा-सा। चलिए, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि आपको ठोस से अगर द्रव में बदला जाए तो पिघलना हो जाएगा, और द्रव से गैस में आए तो वाष्पीकरण हो जाएगा, और गैस से ठोस में बदले तो निक्षेपण हो जाएगा, ठीक है? अब इतना तो समझ लिए। अब ये समझिए कि अगर ठोस है, कोई अगर बर्फ है, कोई अगर चीज़ अगर आकार का है, ठोस है, अगर उसे अगर हम लोग गैस में बदले तो क्या हो जाएगा? जैसे कि एग्जांपल में आप कपूर ले सकते हो, कि अगर कपूर है, अगर आप लोग उसे जलाओगे तो ठोस ही है ना, कपूर ठोस ही हुआ ना आपका, तो उसमें से गैस निकलने का स्टार्ट कर देगा। तो उसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है? क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। उसे कहेंगे हम लोग ऊर्ध्वपातन। और इसका एग्जाम्पल कपूर आप लोग याद रखिएगा। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पज के लिए है, तो इसके लिए ज़्यादा अभी आप लोगों को डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ। जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना करवा रहा हूँ, जितना मैं कर रखा हूँ उतना ही करवाऊंगा। अब मान लीजिए कि मान लीजिए कि गैस है और गैस अवस्था से सीधे द्रव में बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे? अब मान लीजिए कि आप लोग किसी पतीले में पानी को डाल दीजिए, उसे तपाइएगा और उसके ऊपर कोई भी एक बर्तन को रख दीजिए, मेटल का बर्तन को रख दीजिए। और जैसे ही आप लोग उस बर्तन को ऊपर से उठाओगे, छिप्पा की तरह होता है ना, छिप्पा आप ऊपर से रख दीजिए किसी पतीले पे। और जैसे ही छिप्पा को हटाओगे तो देखिएगा कि उसमें गैस ऊपर जाके चपक गया होगा, और उसमें से बूंद बूंद की तरह जो है ना पानी गिरते रहता है, ठीक है। वो बूंद बूंद की तरह जो पृष्ठ तनाव होती है ना, उसकी तरफ पानी गिरेगी, उसको हम लोग कहेंगे संघनन। गैस से अगर द्रव में जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? संघनन कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गैस से द्रव में कैसे बदला जाता है। अब बात करते हैं कि द्रव अवस्था से सीधे ठोस में। द्रव अवस्था से सीधे ठोस में। अब मान लीजिए कि पानी है, अगर पानी को आप लोग फ्रिज में जमाइएगा तो क्या होगा? ये तो आपका बर्फ तो बनेगा ही। तो उसी को हम लोग कहते हैं जमना या ठोसीकरण।
आप लोग इतना याद रखिएगा, फिर से देख लीजिए, ठोस से द्रव में बदलेगा, पिघलना हो जाएगा, द्रव से गैस में बदलेगा आपका तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, और गैस से ठोस में बदलेगा तो निक्षेपण हो जाएगा, और ठोस से आपका गैस में बदल जाए तो आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, और गैस से द्रव में बदले तो संघनन हो जाएगा, और द्रव से आपका ठोस में बदले तो जमना या ठोसीकरण आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा मैं, थोड़ा यही इम्पोर्टेंट था आपका, क्योंकि हर आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तो इसके लिए बता दिया हूँ। अब हम लोग चौथा अवस्था को देख लेते हैं, जिसे हम लोग, अब तीन अवस्था आप लोग पढ़ लीजिए कि ठोस, द्रव, गैस, हमारा तीन अवस्था हो गया। अब चार अवस्था को देख लेते हैं। चौथा अवस्था को बोला जाता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा को देखने के लिए आप देख लीजिए कि प्लाज्मा कैसे बनता है। गैस को 2000 डिग्री पे तपाने तपाइए, ठीक है, आपस में आप लोग माइनस प्लस मिला के आप लोग तपाइए उसको, तब वो ब्लास्ट हो जाएगा, और जो चिंगारी निकलेगा ना उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। मान लीजिए कि गैस है, गैस को आप लोग कोई भी मेटल के बर्तन में चाहे कुछ में, आप उसको पूरा तरह से बंद कर दीजिए कि इसमें से कुछ लीक नहीं होना चाहिए, और फिर उसे आप 2000 डिग्री पे तपाइए, ठीक है। तपाने के बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने के बाद जो उसमें से चिंगारी निकलेगी ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। देख लीजिए, उसी को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और चिंगारी, आप लोग ये चिंगारी निकलेगी उसी को प्लाज्मा कहते हैं, और इसमें आपका सूर्य का रोशनी भी आ जाएगा, और बिल्डिंग भी आपका ये हो जाएगा प्लाज्मा में। परम शून्य ताप हो जाएगा आपका 273.15 सेल्सियस और 0 केल्विन, ठीक है। और इसी को हम लोग पांचवा अवस्था बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडक्शन, ठीक है। बोस आइंस्टाइन ये हमारा पांचवा अवस्था हो जाएगा। तो हमारा पदार्थ का चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, समाप्त, 5 मिनट में समाप्त। अब चलिए थोड़ा सा हम परमाणु को देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग परमाणु को देख लीजिए। परमाणु का आकार आपका होगा, परमाणु का जो सिद्धांत दिए थे जॉन डाल्टन ने, ठीक है। और परमाणु का आकार जो होगा 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। नाभिक का आकार याद रखिएगा 10 पर पावर 15 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने किया और इसका चार्ज कैसा होता है। तो प्रोटॉन जो हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसका खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और इसका नाम जो है रदरफोर्ड ने धरा, और इसका चार्ज जो होगा 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 सेल्सियस, ठीक है। और इसका द्रव्यमान आप लोग देख लीजिए 1.67 गुने 10 पर पावर माइनस 27 केजी। अब बात करते हैं इधर इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो होगा निगेटिव होगा, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होगा। खोज किया था थॉमसन ने। आवेश की बात करें तो इसका आवेश होगा 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 सेल्सियस। द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 गुने 10 पर पावर माइनस 31 केजी। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा। और ये जो वीडियो है सिर्फ तो सिर्फ रिवीजन पर्पज के लिए है। अगर न्यू लोग देख रहे हैं ना, तो कृपया करके आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को कंप्लीट बता दूंगा कि कैसे करना है, और कैसे आप लोगों को शुरू से कैसे पढ़ना है, बेसिक से कैसे पढ़ना है, पढ़ा दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका सबसे हल्का हो जाएगा। पूछ दिया जाए कि सबसे हल्का कौन होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन की बात करें, इसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में। इसका आवेश हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका आवेश 0 होगा। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। और बात करें तो द्रव्यमान जो हो जाएगा 1.674 गुने और 10 पर पावर माइनस 27 केजी। ये, और न्यूट्रॉन की एक बात याद रखिए, सबसे भारी होता है, ठीक है। हमारा एक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया ना। अभी दूसरे चैप्टर पे हम लोग हैं, तो परमाणु मॉडल को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का कक्ष कितना होता है याद रखिएगा, इसका कक्ष 4 होता है, ठीक है। KLMN कोई पूछ दिया जाए तो आप लोग मार दीजिएगा, फटाफट फटाफट रिवीजन कर लीजिए। K2 हो जाएगा, L8 हो जाएगा, M18 हो जाएगा, N32 हो जाएगा, ठीक है। उपकक्ष की बात करें तो हमारा 4 हो जाएगा, S1 PDF, ठीक है। A1 नहीं है, इसको डॉट मान लो। तो इसमें हो जाएगा S2 P6 D10 और F14। ये आप लोग सीक्वेंस याद रखिएगा, ये परमाणु मॉडल पे हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं समस्थानिक। परमाणु क्रमांक जिसका समान होगा और परमाणु भार अलग अलग होगा, उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है। कार्बन 14 जो होगा वो आपका होगा जीवाश्म का आयु का पता लगाने के लिए। सोडियम
24 जो होगा रक्त का थक्का बनाने में उपयोग होता है। कोबाल्ट 60 की बात करें कैंसर के उपचार में होता है। आयोडीन 31 की बात करें 131 की तो ये घेंघा के इलाज के लिए होता है। और समभारिक को देख लेते हैं। समभारिक में जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका परमाणु जो हो जाएगा ये परमाणु द्रव्यमान भार समान हो जाएगा और परमाणु क्रमांक इसका अलग हो जाएगा। समभारिक में आपका परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या है वो हमारा समान हो जाएगा और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो जाएगा। इसमें परमाणु क्रमांक समान होगा, परमाणु भार अलग होगा, ठीक है, द्रव्यमान अलग होगा। लेकिन समभारिक में द्रव्यमान ही सेम होगा और क्रमांक अलग अलग हो जाएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक को देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों का संख्या समान होगा तो ये हो जाएगा हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और सम न्यूट्रॉनिक की बात करें तो न्यूट्रॉनिक की संख्या इसमें समान हो जाएगा तो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा अम्ल, क्षार तथा लवण की। अब थोड़ा सा चलते हैं 3 पे चलते हैं ना, थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की मैं कोशिश करता हूँ। अम्ल का 3 प्रकार है। अम्ल का प्रकार 2 ही प्रकार है, सॉरी माफ कीजिएगा, दुर्बल और कार्बनिक अम्ल, ठीक है। अब दुर्बल अम्ल क्या होगा, ठीक है, दुर्बल अम्ल हमारा वो हो जाएगा कि ये जो है ना ये खतरनाक होता है और ये लैब में तैयार किया जाता है, ठीक है। और जो कार्बनिक अम्ल हमारा जो हो जाएगा जिसको हम लोग प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं, ये खतरनाक नहीं होता है, प्राकृतिक से बनता है, ठीक है। और जो ये प्रबल अम्ल हो जाएगा उसे लैब में तैयार किया जाता है, इसके लिए खतरनाक होता है। अब आप लोग नोट कीजिए कि प्राकृतिक अम्ल में कौन कौन होता है, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर रिविजन कर लीजिए। सिट्रिक्स अम्ल जो हो जाएगा नींबू, संतरे, खट्टे फल में आपको मिलेगा। लैक्टिक अम्ल जो हो जाएगा दूध, दही, डेयरी के सामान में आपको लैक्टिक अम्ल मिल जाएगा। आपको पता ही होगा कि लैक्टिक अम्ल जो है दूध में मिलता है, तो ये दूध दही वाले सामान में मिलता है। और ऑक्सालिक ऑक्सालिक अम्ल जो हो जाएगा टमाटर, पालक, अमरूद, बीज वाली चीज में मिल जाएगी। और ऑक्सालिक अम्ल का जो है ना कपड़ों से स्याही का दाग हटाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्रबल अम्ल को। प्रबल अम्ल में का याद रखिएगा सूत्र जो हो जाएगा H2SO4, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। और प्रबल अम्ल में हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और इसे अम्लों का राजा कहते हैं। और इसका उपयोग किया जाता है बैटरी के प्रयोग में, पर्स को साफ करने में। निट्रिक अम्ल की बात करें तो उर्वरक, डिजाइन, विस्फोटक के लिए किया जाता है, मतलब बम बारूद में भी इसका किया जाता है, ब्लास्ट करने के लिए। मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग उड़ाना है, विस्फोट करना है तो उसके लिए निट्रिक अम्ल का भी उपयोग किया जाता है। अब देख लीजिए बेंजोइक अम्ल की बात करें तो दवाई और घास में पाया जाता है ये। बोरिक अम्ल की बात करें तो आँखों की दवाई के उपयोग में ये लिया जाता है। और सल्फर और ये नहीं दिख रहा है तो इसको हम कट करते हैं अभी के लिए, ठीक है। और बात करें तो कार्बनिक अम्ल की बात करें तो एक कोल्ड ड्रिंक में मिल जाएगा और सोडा में मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में दिखेगा, देखिए। अब हम लोग थोड़ा-सा पीएच मान को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक और थोड़ा-सा पीछे छूट गया है, मैं उसको कवर कर दूँगा, ठीक है? पीएच मान को देख लीजिए, जठर रस का जो हमारा पीएच मान होता है 1.5 होता है, सिरका का 3 होता है, वाइन का हो जाएगा 3.5, मूत्र का हो जाएगा 6, शुद्ध जल का 7, रक्त का हो जाएगा 7.4, नींबू रस होगा 2.5 और चूने का पानी का हो जाएगा 11, मिल्क का हो जाएगा 6.5, ठीक है? और याद रखिएगा अम्लराज जो है 2 अम्ल से मिलके बनता है HCl प्लस HNO3 और इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको अम्ल बोल सकते हो आप लोग, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा पीछे छूट गया तो मैं इसको कवर करवा दूंगा, ठीक है। अम्ल के हमारा 3 प्रकार, लवण का 3 प्रकार होता है, ठीक है। अब कौन कौन सा होता है याद रखिएगा। अम्लीय लवण कैसे बनेगा, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, अम्लीय लवण बनाने के लिए प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार मिलकर अम्लीय लवण बनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल ले लीजिएगा, अम्लीय लवण में कौन होता है, अमोनिया क्लोराइड, जिसको नौसादर बोलते हैं ना, वो हो जाएगा इसमें। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फटाफट करते हैं। क्षारीय लवण कैसे बनेगा, तो प्रबल क्षार प्लस दुर्बल क्षार मिलके बनता है, ठीक है। और उदासीन लवण की बात करें ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा हमारा प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार मिलके, ये बराबर होगा। चलिए फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। धावन सोडा का ये हो जाएगा Na2CO3, ये याद रखिएगा आप लोग। और बेकिंग सोडा का याद रखिएगा NaHCO3। और संकेतक थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि संकेतक किसे कहते हैं, ऐसी चीज जो अम्ल तथा क्षार के साथ अपना रंग या गंध बदलते हैं, उसे हम लोग संकेतक कहते हैं, ठीक है। अब संकेतक में याद रखिएगा ये
प्राकृतिक संकेतक जो हो जाएगा लिटमस, बैगनी, और ये बनाएगा क्या लिकेन, और बैगनी इधर थोड़ा दिख नहीं रहा है, हटाते हैं इसको। और हल्दी के लिए याद रखिएगा कि अम्ल, पीला और क्षार जो होगा। हल्दी बनाने के लिए याद रखिएगा कि जो हल्दी है उसको बनाने के लिए क्या होता है, ये अम्ल पीला आएगा और क्षार लाल हो जाएगा, ठीक है। और कृत्रिम संकेतक याद रखिएगा मिथेन, मिथाइन, मिथाइन जो होगा वो अम्ल रेड हो जाएगा, क्षार पीला हो जाएगा। देख लीजिए अम्लीय वर्षा जो होगा हमारा वो 5 से 6 पीएच मान के बीच में होगा। और ये जहरीली गैस की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कृत्रिम वर्षा की बात करें तो 1984 में कराया गया था और इसमें मिक्स किया था AgNaCl और सॉलिड, ठीक है। अब बात करते हैं तो नोट कर लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट को मतदान स्याही के लिए उपयोग करते हैं और इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा AgCl का हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये। और AgBr की बात करें सिल्वर ब्रोमाइड की, तो ये फोटोग्राफी में यूज होता है। पत्थर का कैंसर कैल्शियम के सल्फेट को कहते हैं। और इसका चलिए ये खत्म हो गया। क्षार को थोड़ा हम देख लेते हैं। पीएच मान जो होगा इसका 7 से अधिक होगा, उसी को हम लोग क्षार कहते हैं। क्षार घुलने के बाद हाइड्रो ऑक्साइड निकालता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। और इसका उपयोग याद रखिए, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का क्या क्या है इसमें उपयोग है। यह मिट्टी की अम्लीयता को दूर करता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मदद करता है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड की बात करें तो इसका सूत्र याद रखिए, ये पेट की अम्लीयता को दूर करता है और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, और इसे प्रति अम्ल भी बोला जाता है। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड की बात करें तो KOH बोला जाता है इसको फार्मूला में, और ये मुलायम साबुन बनाने और शैम्पू बनाने में और कास्टिक पोटास बनाने में इम्पोर्टेंट है। और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की बात करें तो ये NaOH होता है इसका, और ये कठोर साबुन बनाने में उपयोग होता है और इसका कास्टिक स्रोत होता है। धातु की बात करें तो धातु सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। और अपवाद में याद रखिएगा ये सिर्फ पारा द्रव धातु है, ठीक है। उपयोग में याद रखिएगा थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। और क्विक चांदी पारा को कहते हैं, मतलब पारा को हम लोग क्विक चांदी कहते हैं। धातु उष्मा का सुचालक होता है, सबसे ज़्यादा चांदी, और सबसे ज़्यादा जो होगा सुचालक होगा वो चांदी होगा। सबसे कम सुचालक जस्ता होगा। धातु का हिमांक और कथनांक जो अधिक होता है, ठीक है। हिमांक और कथनांक मतलब कि माइनस और प्लस दोनों अधिक होगा। सबसे ज़्यादा पिघलना टंगस्टन का, सबसे कम पारा का, ठीक है। टंगस्टन वही होता है जो बल्ब में उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम हो जाएगा। और न्यूटन की बात करें तो प्लेटिनियम और गोल्ड हो जाएगा। लोहा की बात करें तो लोहा पर जंग लगना ये रासायनिक अभिक्रिया है। और लोहा का अयस्क की याद रखिएगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिड्रेटाइट और लिम्नोटाइट। लोहा के प्रकार की बात करें तो ये कच्चा, पिटवा, उलवा लोहा होता है, और सबसे अच्छा पिटवा होता है। लोहा का जंग से बचाने के लिए जस्टा का परत चढ़ाया जाता है। तांबा अयस्क याद रखिएगा ये क्लोरोप्राइट तांबा का अयस्क है। अब बात करते हैं उपधातु का। उपधातु ठोस या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और अपवाद की बात करें तो ब्रोमीन द्रव में पाया जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट अब हम लोग। उपधातु की बात करें तो अधातु जो होगा वो चमकदार नहीं होता है। अपवाद में याद रखिएगा हीरा, आयोडीन, क्योंकि कार्बन से बना होता है। अधातु की बात करें तो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है। अपवाद में ग्रेफाइट ले लीजिए। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु फ्लोरीन हो जाएगा, और कम हो जाएगा हीलियम। हाइड्रोजन एक अधातु है और भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। उपधातु याद रखिएगा ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और एक मिनट, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम और टेलिथुरियम। और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ये जो होगा सिलिकॉन हो जाएगा, और आईसी चिप में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन। मिश्र धातु को याद रखिएगा कांसा, कॉपर प्लस टिन, तांबा कॉपर प्लस जिंक, और स्टील याद रखिएगा ये भी लोहा प्लस Na प्लस Cr प्लस कार्बन। और जर्मन सिल्वर की बात करें तो ये कॉपर हो जाएगा, Na प्लस जिंक हो जाएगा। फ्यूज की बात करें लीड प्लस टिन, और गन धातु की बात करें कॉपर जिंक प्लस Sn प्लस Pb। और रोज गोल्ड की बात करें तो ये चांदी प्लस कॉपर। और अब बात करते हैं वातावरण और गैस, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहला वायुमंडल, दूसरा उष्मीय मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा संताप मंडल, पांचवा क्षोभ मंडल, और उसके बाद पृथ्वी, ठीक है। सबसे कम घनत्व जो होगा हमारा वायुमंडल का होगा, और
मध्यमंडल का सबसे ठंडा मध्यमंडल हमारा होता है, ठीक है? सबसे ठंडा। अब बात करें कि पृथ्वी का वातावरण की बात करें तो ये हमारा सूचना देगा संताप मंडल, ठीक है? संताप मंडल से ही मिलेगा। और सबसे ज़्यादा घनत्व जो होगा हमारा, ये तो सबसे कम हो गया ना, सबसे ज़्यादा घनत्व हो जाएगा क्षोभ मंडल का। और सबसे ज़्यादा गर्मी भी हमारा क्षोभ मंडल में ही पड़ता है। और मौसम का हाल जो बताएगा वो क्षोभ मंडल ही बताएगा। चलिए, वातावरण में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, रेडोन पाया जाता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्लोरीन गैस रंग उड़ाता है। मान लीजिए कोई भी लाल चीज़ है उसका रंग उड़ा देगा क्लोरीन। अजनबी गैस हो जाएगा, जिनोक्स गैस भी बोलते हैं इसको। और चूने के पानी को दूधिया कर देगा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। वाहन के टायर में भरा जाता है नाइट्रोजन। किस गैस का प्रयोग बेहोश के लिए नाइट्रोक्साइड को बोला जाता है, किया जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का। और एलपीजी का घटक जो हो जाएगा प्रोपेन ब्यूटेन हो जाएगा। और सीएनजी का हो जाएगा मीथेन। और इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। साइलेंट किलर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और पानी को साफ करने के लिए Cl2। और उसके बाद बात करें समांगी मिश्रण, देख लीजिए थोड़ा सा। समांगी मिश्रण ऐसी चीज़ जिसका आसानी से देखा जा सकता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और ये हो जाएगा एग्जाम्पल में पानी प्लस नमक, पानी प्लस चीनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग विषमांगी मिश्रण को देख लेते हैं, ठीक है? विषमांगी मिश्रण में हमारा हो जाएगा पानी प्लस तेल, पानी प्लस बालू। ये कभी भी आप लोग डालिएगा तो ये कभी भी घुलेगा नहीं और दिखेगा तो ये विषमांगी हो गया। और विलयन के घटक तो थोड़ा हम देख लेते हैं। विलायक जो होगा, विलायक हो जाएगा हमारा जो कम मात्रा में होगा वो विलायक हो जाएगा। और विलेयक हो जाएगा जो कम मात्रा में होगा। विलायक जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए 55 शुगर है और 45 वाटर है। तो एग्जाम्पल दे रखा है कि जो ज़्यादा होगा वो हमारा विलेयक हो जाएगा और जो सबसे कम होगा वो विलायक हो जाएगा। विलयन के 3 प्रकार हैं और कणों के आधार पर थोड़ा सा इसको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्य विलयन वही होगा जिसका कण का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होगा और इसके अंदर टिंडल प्रभाव नहीं प्रवेश करता, नहीं दर्शाता है, दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा सत्य विलयन। और इसका एग्जाम्पल याद रखिए, पानी में चीनी मिलाना तो घुल जाएगा ना, तो इसमें टिंडल प्रभाव प्रवेश नहीं कर पाएगी, जिसे सत्य विलयन कहते हैं। निलंबित विलयन याद रखिए, कण का आकार जो होगा वो 1 नैनो माइक्रोमीटर से बड़ा होगा। इसमें टिंडल प्रभाव होता है। और एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा जेली, चॉक, पाउडर आता। कोलाइडी विलयन की बात करें, 1 नैनोमीटर और 1 माइक्रोमीटर के बीच में इसका होता है आकार होगा। और बात करें इसमें टिंडल प्रभाव इसमें होता है। और इसमें याद रखिएगा जेली, मिल्क चीज़। मिश्रण का पृथक की बात करें तो याद रखिएगा निष्पादन, यह विषमांगी मिश्रण के लिए है, ठीक है? वाष्पीकरण की बात करें तो यह सममांगी मिश्रण को अलग कर देता है, वाष्पीकरण, ठीक है? और बात करें यहाँ पे आसवन की बात करें तो आसवन विधि के द्वारा आप लोग समांगी मिश्रण के उन दोनों द्रव को आप लोग अलग कर सकते हो जिसका कथनांक बिंदु जो होगा वो अलग-अलग होगा। उनको आप लोग अलग कर सकते हो, ठीक है? आसवन प्रभाजी आसवन विधि से। संयोजक अभिक्रिया देख लीजिए, ठीक है? और चलिए आज का वीडियो यहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, तो छोड़ देता हूँ। और बाय बाय, मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर देना।